तो मित्रों, पिछली वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम यहाँ तक देख चुके थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर। तो आइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन से थोड़ा सा देखते हैं, चीज़ें और थोड़ा सी अच्छी होंगी। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाइए चैनल पर विजिट करिए और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट देखिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पर आइए। ओके मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन से। देखिए, नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया भाई? लंदन में बुलाया गया नवंबर 1930 में। तो याद रखिए, नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कौन भाग नहीं लिया था? कांग्रेस। यानी लंदन में बुलाया गया नवंबर 1930 में, 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन ब्रिटिश जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तो भैया, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं। और इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करता है भाई? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम करते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। आगे हम देखते हैं 7 सितंबर। ठीक है मित्रों, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, तो 7 से 1 दिसंबर यानी 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। तो प्रथम में कांग्रेस नहीं है, लेकिन द्वितीय में जो चला 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक, उसमें महात्मा गांधी ने सिवाय कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। मतलब एक ही व्यक्ति कांग्रेस का गया हुआ था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये समझिए, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी ने, तथा इनके अलावा ये लोग गए हुए थे। कौन? सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो गांधी जी लंदन किससे पहुंचे थे? एस राजपूताना जलपोत से, और वो लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे देख लेते हैं हम लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। पहले में नहीं है, दूसरे में गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तीसरे में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। ठीक, गांधी इरविन समझौते, जिसे हम दिल्ली समझौते के भी नाम से जानते हैं, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। तो याद रखिए, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कराची अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। ठीक, आगे बात करते हैं। कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कराची अधिवेशन जो मित्रों हुआ था, उसमें मौलिक अधिकारों को लेकर के और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से लेकर के, मतलब आर्थिक कार्यक्रम मीन्स आप समझ रहे हैं, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कार्यक्रमों से लेकर के संबंध प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। ठीक, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करी भाई? वल्लभ भाई पटेल ने करा। कराची अधिवेशन के कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो विरोध कब किया गया? कराची अधिवेशन में। और विरोध करने पर ही गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं है। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। याद रखिएगा, यह जो कराची का अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज्य को
कांग्रेस द्वारा पहली बार परिभाषित किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो देखिए अभी जस्ट ऊपर मैंने देखा कि क्या मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक या मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों को लेकर के पहली बार कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, मतलब बात छेड़ी गई थी, ठीक है, या मतलब एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कौन किया था भाई, जवाहरलाल नेहरू तथा इनके साथ कौन थे, एम.एन. राय सहयोगी भूमिका निभाई थी, मतलब साथ में थे। ठीक, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो सुभाष चंद्र बोस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह माना कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता कितनी है और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। ठीक, तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं या कम्युनल पंचाट भी कहते हैं। तो ये समझिएगा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन इसी के विरुद्ध दिया था, यरवदा जेल में रहते हुए सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। तो देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि गांधी जी ने पहला आमरण अनशन, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था, तो आप बताओगे 20 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है मित्रों, यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब सांप्रदायिक पंचाट अपना क्या किया था, उसकी घोषणा करी थी, तब गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और पहला आमरण अनशन किया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, तो पूना समझौता कब हुआ भाई, 24 सितंबर 1932 को। याद रखिए पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। दलित वर्ग की, ये जो पूना समझौता हुआ था उसमें दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर तथा हिंदू जाति की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था। सांप्रदायिक अवार्ड में जो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा दिया गया था 148, जिसमें से मद्रास में 30, सिंध सहित बंबई 15 तथा पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया था। तो पूना पैक्ट के थ्रू इन सारी सीटों को बढ़ा दिया गया। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। तो दलित वर्गों के संघ की स्थापना किसने करी भाई, बाबू जगजीवन राम ने करी। याद रखिएगा, जगजीवन राम सबको जीवन दिया। ठीक, दलितों की स्थिति खराब थी तो बाबू जगजीवन राम ने सबको जीवन दे दिया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट। देखिए दलित वर्गों का संघ की स्थापना किसने करी, बाबू जगजीवन राम ने, लेकिन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एम.सी. राजा ने की थी या उनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में भीमराव अंबेडकर ने करी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में
MC राजा ने करी। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। इनके कहने का मतलब ये कि 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप जो मूल मुद्दा होता है उसको नहीं उठाते, आप बस उसके धूल को उठाते हैं, यानी ऊपरी स्तर पर बात करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम, याद रखिएगा वर्ष 1935 का क्या है, भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में 2 साल बाद प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए, मतलब प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को, जो उनके अगेंस्ट लड़ रहा था, उसमें से सफाया करते हुए 5 प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में बहुमत प्राप्त किया था। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। तो 1935 का जो अधिनियम आया हुआ था उसके थ्रू चुनाव हुआ 1937 में, जिसमें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था, जो यहां पर 5 प्रांतों में जीते हुए थे बहुमत से। ठीक, आगे देख लेते हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना ने भारत के सभी मुसलमानों से यह बोला कि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। मतलब आपको मुक्ति दिवस मनाना है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया है। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। तो देखिए ये पॉइंट देखिए, वर्ष 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, तो जो हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे और निर्विरोध बने थे। ठीक, आगे वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। पहली बार कहां बने भाई, हरिपुरा अधिवेशन में जो 1938 में हुआ, लेकिन दूसरी बार कहां बने, ये जो मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, 1939 में, तो यहां पर दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है मित्रों, तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। तो जब यहां पर अध्यक्ष ना बने, गांधी जी से मतलब अनबन हो गई थी, तो वहां पर ना बने, तो 1939 के बाद ही इन्होंने क्या करा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है। ठीक, ये याद रखिएगा। कब करी है, तो 1939 में जो त्रिपुरी संकट हुआ था, यानी गांधी जी से वाद विवाद हुआ था, तो इन्होंने छोड़ दिया था। आगे देख लेते हैं। बटलर समिति, बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। तो बटलर समिति का गठन कब किया गया मित्रों, बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया और भारतीय रियासत समिति कहते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, तो दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया, 1927 में। ब्रिटिश भारत के रजवाड़े के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों
को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक, तो किसे अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। आगे बात करते हैं। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब हुआ? 1947 में। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर के सभी भारतीय रजवाड़े शामिल हो चुके थे तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी मतलब इससे सम्मिलित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। किन तीन रियासतों को? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। मतलब हम कश्मीर के लोग, मतलब महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, यहां देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबालाई आक्रांताओं को भगाना आरंभ कर दिया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत कब आया भाई? 29 नवंबर 1947, याद रहे। आगे देख लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है मित्रों, लॉर्ड लिनलिथगो 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। अब समझिए, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को हुआ था, ये समझिए। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद 1945 में समाप्त हो गया। ठीक है, याद रहे। प्रथम 14 से 18 चला हुआ था। तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नाउ और नेवर और वी टू लिव ऑफ पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया था। ठीक, याद रहे, चौधरी रहमत अली। आगे 22 से 24 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने करी। तो 22 मार्च से 24 मार्च तक 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किया भाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। तो लाहौर अधिवेशन का इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक अलग राष्ट्र की मांग करी गई, एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी गई। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता दूत का जनक कहा था, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, याद रहे, सरोजनी नायडू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे एक मुलाकात के दौरान कहा था, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। याद रहे, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ भाई? 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग कौन किया है भाई? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग कौन किया? सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने।
आगे बात करते हैं, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। तो सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी? विनोबा भावे ने करी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा? उत्तर तिथीय चेक। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हाँ प्लीज आप सारे पार्ट्स को देखिए, तब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर मित्रों।